बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम आज आधुनिकीकरण अध्याय का अध्ययन करेंगे। देखिए, परंपरात्मक समाजों में होने वाले परिवर्तनों या औद्योगिकीकरण के कारण पश्चिमी समाजों में आए परिवर्तनों को समझने तथा दोनों में भिन्नता को प्रकट करने के लिए विद्वानों ने आधुनिकीकरण की अवधारणा को जन्म दिया। एक तरफ उन्होंने परंपरात्मक समाज को रखा और दूसरी तरफ आधुनिक समाज को। इस प्रकार उन्होंने परंपरागत बनाम आधुनिकता को जन्म दिया। इसके साथ ही जब पाश्चात्य विद्वान उपनिवेशों एवं विकासशील देशों में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करते हैं तो वे आधुनिकीकरण की अवधारणा का सहारा लेते हैं। कुछ लोगों ने आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में माना है तो कुछ ने एक प्रतिफल के रूप में। आइजस्टैंड ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज में लिखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में और 20वीं शताब्दी तक दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीकी देशों में विकसित हुए। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडिया में लिखा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसी एक ही दिशा या क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करती, बल्कि ये एक बहुदिशा वाली प्रक्रिया है। साथ ही ये किसी प्रकार के मूल्यों से बंधी हुई नहीं है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ अच्छाई और इच्छित परिवर्तन से लिया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई यह कहता कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण हो रहा है, तब उसका उद्देश्य आलोचना करना नहीं है, बल्कि अच्छाई बताना है। मेरियन जे लेवी अपनी पुस्तक कंट्रास्टिंग फैक्टर इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइना एंड जापान में लिखते हैं कि मेरी आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। मैं इन दो तत्वों में से प्रत्येक को सातत्व का आधार मानता हूँ। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि लेवी ने शक्ति के जड़ स्रोत जैसे पेट्रोल, जो शक्ति के जड़ स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल विद्युत तथा अणुशक्ति और यंत्रों के प्रयोग को आधुनिकीकरण के आधार के रूप में माना है। किसी समाज विशेष को कितना आधुनिक कहा जाएगा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जड़ शक्ति या यंत्रों का कितना प्रयोग होता है। जड़ शक्ति का प्रयोग का मतलब है, लेवी के अनुसार पेट्रोल, डीजल और कोयला और जल विद्युत व अणुशक्ति से है और यंत्रों से है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह लिखते हैं कि साधारणतः आधुनिक होने का अर्थ फैशनेबल से लिया जाता है। वे आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय मानते हैं जिसमें तार्किक अभिव्यक्ति, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, परानुभूति, वैज्ञानिक विश्वदृष्टि, मानवता, प्रौद्योगिकी प्रगति आदि सम्मिलित हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह आधुनिकीकरण पर किसी एक ही नरजातीय समूह या सांस्कृतिक समूह का स्वामित्व नहीं मानते, बल्कि संपूर्ण मानव समाज का अधिकार मानते हैं। डेनियल लर्नर लिखते हैं अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन द मिडिल ईस्ट में लिखते हैं कि आधुनिकीकरण का पश्चिम मॉडल है, उसकी निम्नलिखित विशेषताएं ये हैं। आधुनिकीकरण की निम्नलिखित विशेषताओं में पहली विशेषता है बढ़ता हुआ नगरीकरण, बढ़ती हुई साक्षरता और बढ़ती हुई साक्षरता विभिन्न साधनों जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों, रेडियो आदि के प्रयोग द्वारा शिक्षित लोगों के अर्थपूर्ण विचार विनिमय में सहभागिता को बढ़ाती है। चौथी विशेषता, इन सभी से मनुष्य की क्षमता में वृद्धि होती है, राष्ट्र का आर्थिक लाभ होता है जो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में योग देता है। राजनीतिक जीवन की विशेषताओं को उन्नत करने में सहायता मिलती है। लर्नर ने जो उपयुक्त परिभाषाएं बताई
जो उन उपयुक्त विशेषताओं को शक्ति, तरुणाई, निपुणता तथा तार्किकता के रूप में व्यक्त करते हैं। वे आधुनिकीकरण को प्रमुखतः मस्तिष्क की एक स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रगति की अपेक्षा वृद्धि की ओर झुकाव तथा परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने की तत्परता के रूप में मानते हैं। परानुभूति भी आधुनिकीकरण का एक प्रमुख तत्व है, जिसमें अन्य लोगों के सुख दुख में भाग लेने और संकट के समय उनको सहायता देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आइजनस्टाइन ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज में विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को अलग प्रकार से व्यक्त किया। आर्थिक क्षेत्र में आइजनस्टाइन के अनुसार प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर, राजनीतिक क्षेत्र में समूह में शक्ति का प्रसार तथा सभी वयस्कों को शक्ति प्रदान करना। सभी वयस्कों को शक्ति कब प्रदान होगी? जब मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, एवं संचार के साधनों पर प्रजातंत्र में भाग लेना। तीसरा, आइजनस्टाइन के अनुसार सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न समाजों के साथ अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि हो तथा दूसरों लोगों की परिस्थितियों के प्रति प्रानुभूति में वृद्धि हो। संरचना के क्षेत्र में सभी संगठनों के आकार का बढ़ना, उनमें जटिलता एवं विभेदीकरण की दृष्टि में से वृद्धि हो। पारिस्थितिकी क्षेत्र में नगरीकरण की वृद्धि हो। योगेंद्र सिंह, डेनियल लर्नर तथा आइजनस्टाइन ने जो आधुनिकीकरण की जो विशेषताएं बताई, उसके बाद में डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो 1966 में लिखी गई तथा ए मॉडर्नाइजेशन ए फ्यू क्यूरीज 1969 में लिखी गई में आधुनिकीकरण के संबंध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। एम.एन. श्रीनिवास आधुनिकीकरण को एक तटस्थ शब्द नहीं मानते। उनके अनुसार आधुनिकीकरण का अर्थ अधिकांशतः अच्छाई से लिया जाता है। किसी भी पश्चिम देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द आधुनिकीकरण है। आप आधुनिकीकरण में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करते हैं: बढ़ा हुआ नगरीकरण, साक्षरता का प्रसार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वैश्विक मताधिकार तथा तर्क का विकास। डॉक्टर श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख क्षेत्र बताई। भौतिक संस्कृति का क्षेत्र, इसमें तकनीकी भी सम्मिलित की जाती है। दूसरा क्षेत्र है सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र, और तीसरा है ज्ञान, मूल्य एवं मनोवृत्ति का क्षेत्र। ऊपरी तौर पर तो ये तीनों क्षेत्र भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु ये परस्पर संबंधित हैं। एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। ए.आर. देसाई आधुनिकीकरण का प्रयोग केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं तक विस्तृत मानते हैं। बौद्धिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का अर्थ तर्क शक्ति का बढ़ना है। भौतिक व सामाजिक घटनाओं की तार्किक व्याख्या की जाती है। ईश्वर को आधार मानकर किसी भी घटना को स्वीकार नहीं किया जाता। धर्मनिरपेक्ष तार्किकता का ही परिणाम है, जिसके फलस्वरूप अलौकिक जगत के स्थान पर इस दुनिया का दृष्टिकोण पनपता है। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। पुरानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक धारणाओं को तोड़कर व्यक्ति नए प्रकार के व्यवहार को अपनाने को प्रस्तुत होता है। सामाजिक क्षेत्र में संरचना में परिवर्तन, व्यक्ति के व्यावसायिक व राजनीतिक कार्यों में परिवर्तन आता है। प्रदत्त के स्थान पर अर्जित पदों का महत्व बढ़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में सार्वभौमिक सत्ता की वैधता अलौकिक शक्ति से प्राप्त न होकर नागरिकों द्वारा प्राप्त होती है। राजनीतिक शक्ति का लोगों में वैश्विक मताधिकार के आधार पर स्थानांतरण होता है। समाज की केंद्रीय कानूनी, प्रशासकीय तथा राजनीतिक संस्थाओं का विस्तार व प्रसार होता है। प्रशासकों द्वारा जनता की भलाई की नीति अपनाई जाती है। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, वितरण, यातायात तथा संचार आदि में पशु और मानव शक्ति के स्थान पर जड़ शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का परंपरात्मक स्वरूप से पृथक्करण होता है। मशीन, तकनीकी एवं औजारों का प्रयोग होता है। उस तकनीकी प्रभाव के कारण उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदि में वृद्धि होती है। आर्थिक कार्यों में विशेषीकरण का बढ़ना,
साथ ही उत्पादन, उपभोग और बाजार में वृद्धि होती है। आधुनिकीकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होती है। बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण, जिसे हम आर्थिक आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता कह सकते हैं। पारिस्थितिक क्षेत्र में नगरीकरण की वृद्धि होती है। और जब सांस्कृतिक क्षेत्र की हम बात करें तो शिक्षा का विस्तार तथा विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाली संस्थाओं में वृद्धि होती है। नए सांस्कृतिक दृष्टिकोण का विकास, जो उन्नति व सुधार, योग्यता, सुख, अनुभव व क्षमता पर जोर देता है। सभी प्रकार के समाजों के साथ समायोजन करने की धारणा का विकास होता है। रुचि का बढ़ना, दूसरे लोगों के प्रति प्रानुभूति का बढ़ना, दूसरों का सम्मान करना, ज्ञान व तकनीकी में विश्वास पैदा होना तथा व्यक्ति को उसके कार्यों का प्रतिफल मिलना और मानवतावाद में विश्वास करना आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। समाज द्वारा ऐसी संस्थाओं और योग्यताओं का विकास करना जिससे कि लगातार बदलती हुई मांगों और समस्याओं में समायोजन किया जा सके। इस प्रकार से देसाई ने आधुनिकीकरण को एक विशिष्ट क्षेत्र के संदर्भ में देखा, जिसमें बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, पारिस्थितिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र को सम्मिलित किया। कि जो इन क्षेत्रों में, बौद्धिक क्षेत्रों में जहाँ तर्क शक्ति का बढ़ना, सामाजिक क्षेत्र में जहाँ सामाजिक गतिशीलता का बढ़ना, राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ सत्ता की वैधता अलौकिक शक्ति से प्राप्त न होकर नागरिकों द्वारा प्राप्त होना, आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन और वितरण मानव शक्ति के स्थान पर जड़ शक्ति का प्रयोग करना, पारिस्थितिक क्षेत्र में नगरीकरण का बढ़ना और सांस्कृतिक क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार और विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाली संस्थाओं में वृद्धि होना आधुनिकीकरण को परिभाषित करता है। इस प्रकार से आधुनिकीकरण को हमने आज पढ़ा। धन्यवाद। आ जाओ रे।